गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल इन जीएस जीएस एंड रिसर्च यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सितंबर मंथ करंट अफेयर्स को। लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख के करंट अफेयर का इस तरीके से एक सेपरेट वीडियो आता रहेगा 3 दिन के। क्योंकि जो भी आपके 35-40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट वाले ही, वो यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। स्पेशली इस क्लास में जो फोकस किया जाएगा वो अपकमिंग यूपीएससी एग्जामिनेशंस, चाहे यूपी पीसीएस एग्जामिनेशंस की बात करी जाए, इवन बैंकिंग एग्जामिनेशंस के लिए बड़े इंपॉर्टेंट यहाँ पर करंट अफेयर डिस्कस होंगे। बाकी ये टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है, यहाँ पर जाकर आप इसको स्कैन कर सकते हैं, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। आज से ही 6 पीएम पे अराउंड 6:30 पीएम तक आपको टेलीग्राम चैनल पे क्विज़ भी देखने को मिलेंगे। तो आज से जो है इस सितंबर मंथ का क्विज़ होंगे, फिर धीरे-धीरे इसको इम्पोर्टेंटली आगे बढ़ाया जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमको यहाँ पर कह रहा है, अगस्त में कैबिनेट की नियुक्ति समिति, अभी है क्या भाई? अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट कहा जाता है। वैसे तो अगर बात करोगे तो बहुत सारे यहाँ पर हमारी कमिटीज़ होती हैं, स्पेशली कैबिनेट के अंदर। कैबिनेट क्या है? ऑब्वियस सी बात है, इसको हम लोग मंत्रिपरिषद भी बोल देते हैं, मंत्रिमंडल भी बोल देते हैं। जैसे आपको पता होगा कि सेंट्रल हमेशा जो पिलर होता है वो पीएम होते हैं। उनको असिस्ट करने के लिए यहाँ पर अलग-अलग पोर्टफोलियोज़ में कैबिनेट होते हैं, अलग-अलग मंत्रालय होते हैं, ठीक है? उनको असिस्ट करने के लिए यहाँ पर आपको स्टेट मिनिस्टर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है? जिसमें आपको उनको या तो इंडिपेंडेंट चार्ज मिल जाता है कि वो स्वतंत्र प्रभार करके पूरा मंत्रालय सँभालेंगे, या साथ ही साथ में ये भी देखा जाता है कि उनको किसी के साथ में एसोसिएट कर दिया जाता है, किसी के साथ में जोड़ दिया जाता है, ठीक है? तो ये हो गया कैबिनेट। तो कैबिनेट में भी बहुत सारी आपकी कमिटीज़ होती हैं, स्पेशली अगर आप बात करें यहाँ पर कैबिनेट कमिटीज़ में, तो अपॉइंटमेंट कमिटीज़ हो जाती है, सीसीएस जिसको हम लोग यहाँ पर बोल देते हैं किस नाम से, सीसीएस जो आपको देखने को मिलती है, वो होती है आपकी कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटीज़। उसके अलावा सीसीईएस जो होती है आपको, वो कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स होती है। जैसे कि आप देखते होंगे कि आए दिन गवर्नमेंट जो है बहुत सारे यहाँ पर आपके किसी रोड मैन्युफैक्चरिंग के लिए या अ, पुल के मैन्युफैक्चरिंग के लिए फॉर एग्जाम्पल अलग-अलग तरीके से यहाँ पर क्या लेके आती है, पैसे लेके आ रही होती है। तो अल्टीमेटली पैसा यहाँ पर क्या होता है, तो कैबिनेट सोच समझ के यहाँ पर क्या करती है, अल्टीमेटली चीज़ों को लेकर आती है। उसी तरीके से पार्लियामेंट में बहुत सारी कमिटीज़ होती है, जैसे कि फाइनेंशियल कमिटीज़, एड हॉक कमिटी। एड हॉक क्या होती है? एडिशनल, टेम्परेरी बेस पे होती है इसमें, ठीक है? उसके अलावा डिपार्टमेंट रिलेटेड आपकी स्टैंडिंग कमिटीज़ होती है। तो ये मैं आपको एक जनरल व्यू दे रहा था कमिटीज़ की। तो अब इसमें बात करी जाए, अपॉइंटमेंट किया है कैबिनेट कमिटी ने, 1 साल का एक्सटेंड किया है यहाँ पर, 1 साल का एक्सटेंशन अध्यक्षता के रूप में यहाँ पर बढ़ा दिया है किसको, 1986 बैच के इंडियन रेलवे सर्विसेज ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है? की तरफ से ये आए थे, जिनके चेयरपर्सन की बात करी जाए तो करंटली कौन है यहाँ पर, सतीश कुमार को यहाँ पर 1 साल बढ़ा दिया गया। ये पहले एससी कम्युनिटी से बिलॉन्ग करने वाले सीईओ बने थे किसके? इंडियन रेलवे बोर्ड के। किसके बने थे भाई? इंडियन रेलवे बोर्ड के। सो आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। अलग-अलग कमिटीज़ मैंने यहाँ पर आपसे डिस्कशन किया, जो कि वेरियस कमिटीज़ के डिस्कशंस पे बात कर ली हम लोगों ने। तो यहाँ पर जब हम सतीश कुमार सर की बात करते हैं तो 1986 में ये पहले चेयरपर्सन बने हैं। उसके अलावा डीआरएम लखनऊ में रह चुके हैं। कुंभ मेला इनकी एक अचीवमेंट पोजीशन रही है संभालने को लेकर अगर आप बात करोगे। तो वैसे अगर बात करोगे तो जीएस के पेपर से किससे यहाँ पर रिलेट कर सकता है, यूपीएससी से अगर मैं बात करूँ खास करके क्वेश्चन, मैं ये भी आपको बताता चलूँगा कि ये किस आपके जीएस के पेपर से रिलेट करता है। वैसे तो ऑब्वियस सी बात है जीएस पेपर 2 से ही रिलेट करता है, जिसको आप लोग जानते हैं भाई गवर्नेंस है, ठीक है? जीएस पेपर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है रेलवे की बात करें तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आएगा, ठीक है? और जीएस नंबर 4 में बात करें तो एथिक्स लीडरशिप में भी यहाँ पर आपको देखने को ये मिल सकता है क्वेश्चन। तो ये हैं आपके सतीश कुमार सर, जो कि बोर्ड के यहाँ पर चेयरपर्सन देखने को मिलते हैं। तो इसके अलावा अगर बात करी जाए तो एसीसी ने यहाँ पर प्रमोट किया है रेलवे मॉडर्नाइजेशन पे इनका फोकस रहा है, खास करके वंदे भारत स्लीपर ट्रेन्स को लेकर डीएफसीज़ मतलब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे इनका फोकस यूजुअली आपको देखने को मिलता है। अभी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है क्या? यूजुअली अगर आप बात करोगे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसकी संकल्पना की गई थी कि भारत में एक तरीके से जो मालवाहक गाड़ियाँ होती हैं, उनके लिए डेडिकेटेड यहाँ पर एक लाइन बना दी जाए, एक ट्रैक बना दिया जाए, जिसपे वो क्या कर सकते हैं, एफिशिएंट तरीके से यहाँ पर क्या कर सकें, एक किसी भी तरह के सामान को, चाहे उसमें आपका कोल हो सकता है, उसमें स्टील हो सकता है, उसमें खाद्य पदार्थ हो सकते हैं या उसमें ऑयल हो सकता है, उसको एक गंतव्य से लेकर दूसरे गंतव्य की ओर यहाँ पर जो है लेकर जाया जाए, उसको लेकर यहाँ से जाया जाए। तो स्पेशलाइज़्ड रेलवे ट्रैक डिज़ाइन किए जाते हैं इसके लिए, ताकि फ्रीगेट कॉरिडोर को इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया जा सके और इसको स्पीडली भी चलाया जा सके। इस प्रोजेक्ट को अगर बात करें जाए 2006 में परिकल्पित किया गया था, इसको लाया गया था। उसके बाद धीरे-धीरे यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इसको बहुत ज़्यादा ही फोकस कर रही है गवर्नमेंट। तो ऐसा कहा जा रहा है कि अगर डीएफसीज़ क्लियर हो जाते हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जैसा मैं रिलेट करूँगा क्वेश्चन्स को, देखो अभी अपॉइंटमेंट पे बात हो रही है तो अपॉइंटमेंट खत्म हो जाएगा, लेकिन है क्या चीज़, आपको ना रिलेटिविटी के साथ पढ़ना होता है। आप किसी चीज़ को किसी टॉपिक को दूसरे टॉपिक से जब आप टच करते हो, तो लंबे समय तक याद रहता है, ठीक है? तो इस चीज़ को समझते हुए पढ़ेंगे। 2030 तक ऐसा कहा जा रहा है कि 2030 तक जो ये डीएफसीज़ हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? 2030 तक 45% 45% यहाँ पर 2030 तक 45% यहाँ पर क्या करेगा, पूरा का पूरा मालवाहक को फ्रीगेट को लेकर जाने का काम करेगा। तो हमारे जीडीपी में भी ग्रोथ करेगा। अब इसकी फंडिंग की बात करी जाए, तो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा इसकी फंडिंग की जा रही है। उसके अलावा बात करोगे तो 2 पार्ट में इसको यहाँ पर जो है देखा जा रहा है। एक है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ये है आपका डब्ल्यू मतलब वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ठीक है? तो अगर हम ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर की बात करें, जो कि बिहार से लेके उत्तर प्रदेश से होते हुए पंजाब के लुधियाना के पास एक शहर है, वहाँ तक आपको लेके जाता है। उसके अलावा बात कर लूँ मैं, ये मुंबई से लेके आपको उत्तर प्रदेश तक यहाँ पे कनेक्ट करता है। तो ये इतने सारे आपके एक्सपेंशन प्लान्स भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, उसके अलावा क्वाड्रिलेटरल भी गवर्नमेंट ने यहाँ पर इसके लिए लेकर आई थी। तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हो जाएँगे आपके लिए इन फ्यूचर। चलिए, तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में करना ये इनका एक
रेलवे मॉडर्नाइज़ेशन में इनका क्या रहा है, लीडरशिप रही है। उसी के साथ-साथ में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन्स को भी लेकर इनका मॉडर्नाइज़ेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा बात कर ली जाए तो सेफ डिवाइस सेफ्टी फॉग्स उसको लेकर कंट्रीब्यूशन रहा है। उसके अलावा यहाँ पर टीक्यूएम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इनका देखने को मिला, जिसके तहत यूएनडीपी ने भी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने भी इनको सराहा है। इसके अंतर्गत यहाँ पे ये जो आपका अभी लेटेस्ट कुंभ हुआ था उसको लेकर यहाँ पर इनको इन्होंने ट्रेनिंग की थी 1996 में, क्लियर? 2019 कुंभ रेलवे प्लानिंग के लिए इनको यहाँ पर क्या किया गया है, इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। पहले दलित हैं, ठीक है? 1 साल का इनको एक्सटेंशन यहाँ पर अपॉइंटमेंट कमिटी ऑन कैबिनेट ने इनको यहाँ पर दिया है। तो इनका टाइम मैप है भैया, कब से कब तक ये क्या-क्या जॉइन किया, इन्होंने क्या-क्या अचीवमेंट किए, ये सारी बातें। उसके अलावा इनकी रोल क्या रहा है, डीआरएम रहे हैं, ठीक है? तो ये सारी बातें। अब यहाँ पर एक और फंक्शनली चीज़ें आ जाती हैं जिसको हम लोग कवच बोलते हैं, अगर आपने सुना होगा कवच के बारे में, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कवच के बारे में बताना ज़रूरी है। लेटेस्ट अभी यहाँ पर तो कवच 5.0 लेटेस्ट अभी यहाँ पर शुरू किया जा चुका है, लेटेस्ट। ये है क्या? ये एंटी कोलिजन सिस्टम है। एंटी कोलिजन सिस्टम का मतलब क्या है? ये अल्टीमेटली क्या करेगा? ऑटोमेटिक ट्रेन को प्रोटेक्शन करेगा। ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है ये। क्लियर है? जो कि प्रिवेंट करेगा हमारी सेफ्टी को, मतलब यहाँ पर जो सुरक्षा है रेलवे के अंदर उसको यहाँ पर प्रिवेंट करेगा और ट्रेन के कोलिजन मतलब आपस में टकराव को भी यहाँ पर ये रोकेगा। इसको डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। सॉरी 1 मिनट, आरडीएसओ के द्वारा, डीआरडीओ नहीं, आरडीएसओ के द्वारा। आरडीएसओ की जब हम बात करते हैं तो ये कहलाता है रिसर्च, डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अलावा हम बात कर लें यहाँ पे तो इसकी सेफ्टी, अच्छा इसमें कौन-सा एक पूछा गया है अभी रिसेंटली किसी एग्जामिनेशन में, किस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है? आरआईडीएफ ये कई बार पूछा जा चुका है आपसे। सॉरी आरएफआईडी जिसको हम लोग जानते हैं क्या? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफायर। किस नाम से जानते हैं? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफायर। करंटली अगर यहाँ पर बात करी जाए 1465, ठीक है? मोटा-माटी अगर बात करोगे तो 1500 किलोमीटर तक इसको यहाँ पर डेडिकेटली क्या किया जा चुका है? ऑपरेशनलाइज़ किया जा चुका है। जितनी भी नई ट्रेन्स आ रही हैं उनमें इसको इंटीग्रेट किया जा चुका है और एम किया जा रहा है कि अप्रॉक्सिमेटली 10,000 किलोमीटर तक की रेंज में इसको क्या किया जाएगा? कवर किया जाएगा। इसमें जो है एसआईएल 4 जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 की यहाँ पर मिलेगी। अल्टीमेटली 10,000 साल में एक बार एक्सीडेंट के कोलिजन की यहाँ पर प्रोबेबिलिटी करी जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि एक बार इसमें 10,000 एक्सीडेंट्स में इस तरीके से एक एक्सीडेंट आपको देखने को मिलेगा। स्पीड रेगुलेशन करना, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग कर देना, मतलब ब्रेक लगा देना तुरंत के तुरंत, ये सारे काम यहाँ पर करे जाएँगे। इमरजेंसी सिग्नलिंग करना और सिग्नल्स को रोकना, ठीक है? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। करंट कवरेज अगर बात करोगे तो सदर्न सेंट्रल रेलवे है, उसको प्राइमरीली यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। तो मैंने आपको यहाँ पर इनके जॉइनिंग से रिलेटेड और डीएफसी जिसको डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बोला जाता है वो और कवच के बारे में डिटेल्ड यहाँ पर चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको समझा दी हैं। चलिए, अगली बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चंस। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में वही कैबिनेट, वही कमिटी, अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट जिसको कहा जाता है, अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जिनमें यहाँ पर क्या है? रंजीत पुन्हानी को बनाया गया है, बिहार कैडर से हैं। इनको फिसाई है क्या चीज़ भाई? फिसाई यहाँ पर है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण। और ये कमला वी राव का जो है स्थान यहाँ पर क्या करेंगे? चेंज करेंगे। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर, ठीक है? कमला वी राव का स्थान यहाँ पर ये चेंज करेंगे। उसके अलावा अगर बात करोगे यहाँ पर तो इसका एक्ट कब आया है? अगर बात करोगे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट की बात कर लो, फिसाई एक्ट 2006 में आया है, फिसाई एक्ट। तो नेक्स्ट हम जब बात करते हैं यहाँ पे रंजीत पुन्हानी बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं यहाँ पे? रंजीत पुन्हानी। ये हमको पता होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। उसके अलावा बात करोगे तो ये क्वेश्चंस भी आप कनेक्ट कर सकते हो जीएस के पेपर से, जीएस स्पेशली अगर बात करोगे जीएस 2 के पेपर से। इन 30 साल का इनका अलग-अलग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस रहा है, खास करके गवर्नेंस, फाइनेंस, सोशल सिक्योरिटी, टैक्सेशन, ठीक है? उसके अलावा अगर बात करोगे इसके पहले ये सेक्रेटरी रह चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के। किसके? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के। इसके पहले ये रह चुके हैं, 30 साल का एक्सपीरियंस रहा है इसको रेगुलेशन करना। और इसके अलावा बात करोगे सीईओ भी रह चुके हैं किसके? संसद टीवी के, तो ये हमको पता होना चाहिए। इसके अलावा की इम्पैक्ट क्या है, की चैलेंजेस क्या है यहाँ पे ब्रॉडली बात करोगे। FSI का काम क्या है? FSI का काम है भैया रेगुलेशन करना, फूड अडल्ट्रेशन जैसे कि फूड में मिलावट होती है, उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करना। न्यूट्रिशन लिंक्ड डिजीज़ जैसे कि करंटली अगर बात करोगे तो हाई बीपी जिसको बोल देते हैं आप लोग, डायबिटीज़ बोल देते हैं, ठीक है? एनफोर्समेंट गैप को यहाँ पर क्या करना? कम करना, ये इनका फोकस एरिया है। खास करके जैसे बात कर लो पब्लिक सेफ्टी को मेंटेन करना, फूड का जैसे फॉर एग्जांपल फूड बॉर्न डिजीज़ हो जाती है, लाइफ स्टाइल डिजीज़ हो जाती है, जैसे मैंने डायबिटीज़ अभी और हाइपरटेंशन की बात करी थी आपसे, ठीक है? हाई बीपी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपको है। रिसेंटली यहाँ पर कौन बनाया गया है आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर बनाए गए हैं कौन? बिहार कैडर से रंजीत पुन्हानी। तो देखो इस तरीके से चीज़ों को लेके चलना है। ये सारे के सारे एक चार्ट फॉर्म में भी है, ये आपको हेल्प करेगा लास्ट टाइम में रिवीजन करने में, एकदम लास्ट टाइम पे चीज़ों को रिवाइज़ करने में इसको हेल्प करेगा। कैबिनेट कमिटी जो कि हेड करी जाती है बाय द बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इसके प्रीवियस रोल क्या रह चुके हैं ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ उसके पहले, ठीक है? FSI की बात कर लीजिए, एक्ट आया 2006 में और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आपको दिल्ली में देखने को मिलता है 2006 में। 2008 में एज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया था। देखो 3 तरह की बॉडी होती है, एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है? एक होती है स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है? एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक होता है स्टैट्यूटरी बॉडी और एक होता है यहाँ पर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मतलब संवैधानिक निकाय, वैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकाय। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वो बॉडीज़ होती हैं जिनके को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, जिसको लेकर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई आर्टिकल डिस्कस किया जा चुका है, पहले से है, नहीं तो अमेंडमेंट के थ्रू उसको क्या किया गया है? इंक्लूड किया गया है, डाला गया है वहाँ पे। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर।
फिर यहाँ पर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वो होती है जिनमें ऑब्वियस सी बात है कोई डिस्कशन ही नहीं है, कोई आर्टिकल ही नहीं डाला गया है उसके लिए, ठीक है? पहली चीज़। दूसरी चीज़ स्टैट्यूटरी बॉडी या वैधानिक निकाय वो होते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो नहीं किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो यहाँ पर नहीं किया गया है, संवैधानिक संशोधन तो नहीं किया गया है, समझे? लेकिन फिर भी इसको पार्लियामेंट के थ्रू पास करके इसका एक्ट बना दिया गया है। जब किसी भी इंस्टीट्यूशंस के लिए संसद से उसका विधेयक पारित हो जाता है, संसद से उसका विधेयक पारित हो जाता है और उसके बाद वो बॉडी बनती है। मतलब उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत या बिल के तहत नहीं लाया गया है, तो वो हमेशा स्टैट्यूटरी बॉडीज़ या वैधानिक निकाय कहलाते हैं, विधि निकाय कहलाते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? कानूनी बॉडी कहलाते हैं। अब जिसको ना तो आर्टिकल बनाया गया, जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं किया गया, जिसके लिए कोई पार्लियामेंट में एक्ट भी नहीं लाया गया, उसको सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट या गवर्नमेंट जो है उसने बना दिया, वो कहलाता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसका बेस्ट एग्जांपल देखोगे तो पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, अभी की डेट में वो नीति आयोग है। ठीक है? तो ये मैंने एक आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्कस कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर ली जाए, टाटा कंसल्टेंसी की बात करते हैं। अच्छा, इसमें और भी क्वेश्चन जैसे कि मैंने बताया कि भाई FSI है, ठीक है? एक्ट मैंने बता दिया अभी हम यहाँ पे, इसके पहले ये स्किल एंड डेवलपमेंट पे थे, ठीक है? ये भी हो गया। ठीक है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? दिल्ली में। तो ये सारी बातें हम लोगों ने क्या कर ली, रिवाइज़ करते हुए पढ़ ली हैं, ठीक है? जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो ऑफिशियल वेबसाइट से, ऑफिशियल न्यूज़पेपर हैंडल से, पीआईबी से, यहाँ सबसे आपके सामने लाई जाएँगी, ठीक है? चलिए, ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज़ से यहाँ पे चीज़ें लाई जाएँगी। नेक्स्ट टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ जो कि आईटी में बहुत बड़ा नाम है, राइट नाउ इंडिया के अंदर अगर बात करोगे, तो इसने अपना खुद का एक डेडिकेटेड यूनिट बना दिया है, एआई यूनिट, और यहाँ पर बोला जाए एआई एंड सर्विस ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट। अब इसके अंदर होगा क्या, जितने भी लोग हैं, पुराने लोग हैं, उनको एआई की ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है? उनकी एआई की कैपेबिलिटी को स्केल अप किया जाएगा, उनको बढ़ाया जाएगा। ग्लोबल टेक्नोलॉजीज़ में एक तरीके से नेतृत्व करते हुए उनको शिफ्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर इसके हेड करंटली बनाए गए हैं अमित कपूर सर। कौन बनाए गए हैं यहाँ पर? अमित कपूर। एंड अगर आप एन चंद्रशेखरन सर की बात करोगे, तो ये टाटा सन्स के यहाँ पर क्या है, करंट टाइम पे चेयरपर्सन है। टाटा सन्स मतलब पूरी जो 2017 में इन्होंने जॉइन किया था, ठीक है? ही इज़ द चेयरपर्सन ऑफ टाटा कंपनी, होल जो कांग्लोमरेट है यहाँ पर, ठीक है? चेयरपर्सन ऑफ टाटा कंपनी। तो एन चंद्रशेखरन सर इनको कहा था 2017 में इन्होंने जॉइन किया था। और उसके अलावा बात कर लोगे तो टीसीएस में 1987 में इन्होंने जॉइन किया, ग्रोथ पीरियड देखते हुए, ठीक है? तो ये सारी बातें यहाँ पर करी। और हाँ, इनको 2022 में पद्म भूषण भी दिया गया था, ये भी ध्यान रखना। 2022 में इनको पद्म भूषण भी दिया गया है, पद्म भूषण। तो ये भी क्वेश्चन देखो, कहीं न कहीं से चीज़ों को रिलेट करना है अपना काम, ठीक है? उसके अलावा देखो कांग्लोमरेट की अगर बात करोगे तो लेटेस्ट अभी 2023 में ही एक क्वेश्चन पूछा गया था ज़ूडियो से लेकर, किससे? ज़ूडियो से लेकर। तो ज़ूडियो क्या है भाई? टाटा की कंपनी है, ठीक है? टाटा के अभी यहाँ पर बात देखोगे तो कांग्लोमरेट है, टाटा बहुत बड़ा कांग्लोमरेट है। कांग्लोमरेट मतलब एक कंपनी है जिसमें बहुत सारी अदर कंपनी को यहाँ पर समाहित हुई है। तो अगर इसमें आप बात कर लीजिए, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप टाटा की बात कर लेते हैं, तो टाटा बेवरेजेज़ में आपको बहुत सारी कंपनीज़ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? उसके अलावा नेक्स्ट, ठीक है? हाँ, क्या बनाया गया इनको? चीफ एआई एंड सर्विस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिसर, सितंबर 2025 में इनको बनाया गया। जैसे टाटा अभी मैं टाटा के अलग-अलग कांग्लोमरेट की यहाँ पर बात कर रहा था आपसे। जैसे आईटी के अंदर टीसीएस है, ठीक है? आईओन डिजिटल आपने नाम सुना होगा, जो एसएससी पेपर पहले कराते थे, अभी तो आईडीबीटी करा रही है, ठीक है? तो उसके लिए बहुत सारे यहाँ पर बातें करी जा रही है कि आईडीबीटी को यहाँ पर जो है क्या किया जाए, बायकॉट किया जाए। बट अभी जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, तो अभी देखा जाएगा अभी आगे किस तरीके से सरकार उस पे काम करती है और किस तरीके से चीज़ें लेके चलती है। उस तरीके से टाटा स्टील है, जो कि स्टील में काम कर रही है। ऑटोमोटिव में अगर बात करोगे तो जैगवार है, लैंड रोवर है, ठीक है? इस तरीके से। दैट आफ्टर अगर आप बात करोगे तो नेक्स्ट और भी बहुत सारी कंपनी जैसे कि कंज्यूमेबल्स यहाँ पर वोल्टास है, टाइटन है, ट्रेंड है और क्रोमा आपने देखा होगा रिटेल स्टोर्स में। इंफ्रास्ट्रक्चर में टाटा पावर है, प्रोजेक्ट्स है, टाटा हाउसिंग है और फाइनेंशियल सर्विस टाटा कैपिटल आपने टाटा एआई ए देखा होगा आप लोगों ने, टाटा म्यूचुअल फंड देखा होगा, टाटा एआईजी देखा होगा, ठीक है? डिफेंस में टाटा डिफेंस अपने आप में है। एयरलाइंस में आपने एयर एशिया, विस्तारा, ठीक है? अभी तो एयर इंडिया भी उनके पास में है, ठीक है? टाटा स्काई सुना होगा आपने। इस तरीके से बहुत सारी कांग्लोमरेट कंपनियाँ यहाँ पर टाटा अभी इस समय एक्वायर करता है। होटल इंडस्ट्री में ताज होटल, ठीक है? टाटा केमिकल्स, इस तरीके से आपकी बहुत सारी कंपनीज़ यहाँ पे टाटा के पास में है करंटली। तो ये भी जानना ज़रूरी होता है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं पिछले कई समय से। फोकस एरिया क्या है? डोमिनेट करना, एआई मॉडल्स लेके आना, हेल्थ में, फाइनेंस में, टेलीकॉम में, रीस्किलिंग करना, जो एआई एज में नई-नई चीज़ें आ रही हैं उसको रीस्किलिंग करना, ठीक है? यहाँ पर रीस्किलिंग करना नए लोगों को। और 26 ईयर का टीसीएस के अंदर इनको एक्सपीरियंस है, यूके, आयरलैंड में काम कर चुके हैं। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के साथ में यहाँ पर इनको एंड टू एंड एआई ड्रिवन सॉल्यूशंस लेके आने हैं, लॉन्ग टर्म, ठीक है? एआई लेड कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे साइन करने हैं। अभी लेटेस्ट यहाँ पे आपने देखा होगा कि करीबन ऐसा वर्कफोर्स में कहा गया है कि 2026 तक 2% ऑफ टोटल टीसीएस एम्प्लॉइज़ को यहाँ पर क्या कर देगा, ले ऑफ कर देगा, जॉब कट कर देगा। करीबन 12,000 लोगों को यहाँ पर जॉब जा सकती है। तो अभी यहाँ पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, क्या किया जाए? एआई की रीस्किलिंग की जाए, इस पे फोकस यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर मैं जो आपसे बात कर रहा था, ठीक है? तो ये सारी डिस्कशन हम लोगों ने कर ली है। लेट सबसे बड़ी अप्रॉक्सिमेटली अगर बात 2025 में 30 बिलियन यूएस डॉलर की कंपनी है भैया, ठीक है? तो ये मेन इनोवेटिव पोर्टल यहाँ पर इन्होंने बनाया है। कॉम्पिटिटिव कंपनीज़ एसेंचर है, आईबीएम है, इन्फोसिस है, विप्रो है, ये इनके कॉम्पिटिटर्स हैं करंटली अगर बात करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं ज़रा। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई? 12th वर्ल्ड यहाँ पर पैरा एथलीट चैंपियनशिप होने वाली है 27 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर न्यू दिल्ली में, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। कौन सा भाई? 12वां विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप पहली बार इंडिया में 27 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर के मध्य दिल्ली के जवाहरलाल स्टेडियम में यहाँ पर होने जा रहा है। जिसके तहत यहाँ पर फ्लैग बेरर्स को यहाँ पर चूज़ किया गया है, जिनका नाम यहाँ पर है धर्मवीर नयन और यहाँ पर है प्रीति पाल, ठीक है? धर्मवीर नयन और प्रीति पाल, ठीक है? 2024 में पैरालंपिक्स में बहुत इम्पोर्टेंटली यहाँ पर इन्होंने अचीवमेंट्स की थी। इसी को लेकर अगर आप बात करोगे, जैसे धर्मवीर नयन की बात कर लूँ तो गोल्ड इन्होंने जीता था मेंस क्लब थ्रो में, ठीक है? पैरालंपिक्स हुए थे पेरिस में 2024 में।
उसके अलावा प्रीति पाल की बात करें जाए 2 ब्रॉन्ज जीते थे उन्होंने, कांस्य पदक जीते थे। वुमेन्स 100 मीटर, 200 मीटर्स यहाँ पे पेरिस पैरालंपिक्स में पहली वुमेन बनी थी जिन्होंने 2 ट्रैक्स में यहाँ पर सिंगल पैरालंपिक्स में क्या जीता था? मेडल जीता था। तो ये बड़े ही इम्पोर्टेंट सारे साइन हैं आपके, जो मैंने यहाँ पर बताए। इसके अलावा देखो ये मेडल्स भी अनाउंस कर दिए गए हैं, ठीक है? और पैरालंपिक्स होस्ट कर रहा है यहाँ पर इंडिया। पैरा एथलीट्स, ओलंपिक नहीं, पैरा एथलीट वर्ल्ड, ठीक है ना? धर्मवीर नैन और प्रीतिपाल यहाँ पर क्या रहने वाले हैं? इसके फ्लैग बेअरर रहने वाले हैं 27 से लेकर 5 अक्टूबर। मस्कट देखने वाला है भाई, विराज कहा जा रहा है, ठीक है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ यंग एलिफेंट है भाई, जिसको यहाँ पर प्रोस्थेटिक लगा हुआ है, एक लेग नहीं है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको पैरालंपिक कमिटी ऑफ इंडिया ने यहाँ पर जो है लॉन्च किया है। उसके अलावा कौन-कौन कंटिजेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे? हरियाणा से 31, ठीक है? 30 सॉरी 73 एटलीस्ट टोटल देखने को मिलेंगे। 104 से 107 कंट्रीज़ यहाँ पर आएँगी और इस तरीके से 186 टोटल मेडल इवेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कंगना रनावत जो है इनको ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर जो है घोषित किया गया है, बनाया गया है। तो ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट आपको चीज़ बता दी है। ठीक है? चलिए, ऑब्वियस सी बात है क्या गोल रहेगा? इंस्पायर करेगा और विद डिसेबिलिटी का जो एक बैरियर है, जो एक विकलांगता या जिसको हम लोग दिव्यांग रूप में बोल देते हैं, उस बैरियर को यहाँ पर सरपास करेगा और मोटिवेट करेगा। इससे आने वाली जनरेशंस को मोटिवेशंस मिलेंगी जो भी स्पोर्ट्स में यहाँ पर वर्क कर रही हैं। उसके अलावा ये बूस्ट करेगा जो एलए में, लॉस एंजेलिस में 2028 में ओलंपिक्स होने वाले हैं, उसको यहाँ पर ये बूस्ट करेगा। तो ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं शॉर्ट में। चलिए, तो इंटरनेशनल इवेंट्स की बात कर ली जाए तो आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 में ऑब्वियस सी बात हुआ, ठीक है? 2024 में लास्ट ईयर हम लोगों ने टी20 वाला जीता, आईसीसी वर्ल्ड कप वो नहीं जीत पाए थे, वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए थे, टी20 जीता था। नेशनल गेम्स हुए हैं रिसेंटली, खेलो इंडिया गेम्स रिसेंटली अभी बिहार में हुए हैं। उसके अलावा मेंस एशिया कप भी हॉकी में हुआ है बिहार, जिसमें इंडिया ने जीत हासिल की है। तो मुझे बताना किसको हराया है इंडिया ने, ठीक है? लास्ट में किसको हराया है? आईसीसी के विमेन्स वर्ल्ड कप 2025 में होने वाला है। उसके अलावा अ, बैडमिंटन की भी यहाँ पर चैंपियनशिप होने वाली है जूनियर असम के अंदर। तो ये नेक्स्ट आपके जो इवेंट है वो भी यहाँ पर फ्यूचर इवेंट्स भी यहाँ पर आपको मैंने बता दिए। क्लियर है? ठीक है? चलिए, कंगना रनावत ये सारी फैसिलिटेट करेंगे, ये सारी बातें हैं, आपको इत्मीनान से इसको आप रोक के पढ़ सकते हैं। अप्रैल में भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी हुए थे, ठीक है? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जो बात कर रहा है अगस्त में हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज़ किया है उडिश, उडिश क्या है यहाँ पर? यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशनल प्लान। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर एजुकेशनल प्लान जारी किया है, जिसमें भारत की जो स्कूली शिक्षा है, उसमें एक मजबूत डाटाबेस यहाँ पर प्रस्तुत किया है, जिसमें ये बताया गया है कि अभी करंटली अगर बात करोगे तो 1 करोड़ से अधिक 1 करोड़ 1,22,420 1 करोड़ 1,22,420 शिक्षक कार्यबल यहाँ पर आपको वर्कफोर्स में देखने को मिल रहा है, जो कि 1 करोड़ को एक्सीड कर चुका है। अब इसमें अगर बात करोगे तो सबसे इसके किस राज्यों में आपको सबसे ज़्यादा स्कूलों का नामांकन दिख रहा है, मतलब जहाँ पर एडमिशन्स ज़्यादा हुए हैं, वो है आपके उत्तर प्रदेश, बिहार और मेघालय। 2024-25 में व्हिच स्टेट रिकॉर्ड द इंक्रीज इन द स्कूल एनरोलमेंट डिस्पाइट द नेशनल डिक्लाइन, मतलब राष्ट्रीय रूप में देखोगे तो डिक्लाइन हुआ है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर डिक्लाइन हुआ है, लेकिन ये राज्य ऐसे हैं जहाँ पर ये इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिला है। तो फाउंड्री में अगर देखोगे तो पीपल टू टीचर रेशियो देखोगे तो 10 स्टूडेंट पे 1 टीचर है। प्रिपरेटरी में देखोगे तो 13 स्टूडेंट्स पे 1 टीचर है। मिडल में देखोगे तो 17 पर स्टूडेंट पर 1 टीचर है। सेकेंडरी में देखोगे 31 स्टूडेंट पर 1 टीचर आपको देखने को मिलता है, ठीक है? राष्ट्रीय नेशनल ड्रॉप आउट देखोगे तो 8.2% आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है? चलिए थोड़ा डिटेल में इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्या है, किस प्रकार से ये काम कर रहा है, ठीक है? और ओडेसी एक्चुअली किस तरीके से है। तो ये एक एनुअल मतलब हर साल होने वाला, पैन इंडिया में होने वाला, पूरे भारतवर्ष में होने वाला एक डेटा सिस्टम लॉन्च किया था 2018-19 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है? अल्टीमेटली इसका क्या है भाई, कलेक्ट करना, इसको रियल टाइम डेटा कलेक्ट करना कि टीचर का जो एडमिशन हो रहे हैं, एनरोलमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब संरचना किस प्रकार से है, स्कूल का स्ट्रक्चर कैसा है, आउटकम, उसके बाद किस तरीके से चीज़ें आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें बिल्ड की गई। अच्छा, इसको मैनेज किसके द्वारा किया जाता है? इसको मैनेज किया जाता है बाय द NIEPA, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है? तो की फोकस यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है एनईपी पे किया गया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, ठीक है? उसके अलावा फोकस किया गया है पीटीआर पे, पीपल टू टीचर्स रेशियो जिसको बोला जाता है पीटीआर, ठीक है? अल्टीमेटली ये रेशियो बेंचमार्क तो हुआ है, थोड़ा बढ़ा तो है, चलिए, ठीक है? कितना बढ़ा है, कैसा बढ़ा है, इस पे भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आपसे। चलिए, तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा-सा। जैसे जो टीचर स्ट्रेंथ थी पहले, ठीक है? 1 सेकंड ज़रा। हाँ, टीचर स्ट्रेंथ जो पहले हुआ करती थी, वो 94 लाख के आस-पास 2022-23 में थी, जो बढ़ के 98.1 लाख हो गई थी 2023-24 में, ठीक है? जो इस समय 1 करोड़ से ऊपर जा चुके हैं 2024-2025 में, ठीक है? जो कि 6.7% का इंक्रीज़ 2 साल में आपको देखने को मिल रहा है। फीमेल टीचर्स की भी यहाँ पर इंक्रीज़ आपको देखने को मिल रहा है 54.2% से। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। उसके अलावा अगर आप बात पीटीआर में करोगे जिसको हम लोग यहाँ पर, ठीक है? पीटीआर मतलब कि, ठीक है? रेशियो जो चल रहा है यहाँ पर, ठीक है? तो रेशियो किस तरीके से है, अभी मैंने जैसा बताया आपको, फाउंडेशन में आपको 10 स्टूडेंट पे 1 टीचर, 13 स्टूडेंट पे प्रोप्राइटरी में 1 टीचर आपको देखने को मिलेगा, 17 में आपको मिडल में और सेकेंडरी में आपको 21 यहाँ पर देखने को मिलेगा। टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पर इतने हैं, ओवरऑल यहाँ पर डिक्रीज़ हुए हैं, लेकिन हायर क्लासेस में जो बड़ी क्लासेस है वहाँ पर आपको इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। इवन दो ड्रॉप आउट का भी डेटा आपके सामने है, स्कूल में कंप्यूटर कितने हैं, किस तरीके से हैं, इंटरनेट कनेक्शन कहाँ-कहाँ पर है, एनरोलमेंट में यहाँ पर आप देखोगे तो 11 लाख ईयर ऑन ईयर फॉलिंग
आ रहा है, बिहार और यूपी और मेघालय यहाँ पर इंक्रीज़ होते हुए दिखा, ये क्वेश्चन बनाया था मैंने अभी आपके सामने, ठीक है? स्कूल्स जिनके पास कंप्यूटर है 64.7 है, ठीक है? स्कूल्स जहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन है 63.5% है, जो कि पहले यहाँ पर बात करोगे तो 57.2% था और अभी 53.9% आपको देखने को मिलता है पुराने समय में। तो ये बड़ी-बड़ी यहाँ पर चीज़ें मैंने डिस्कशन कर लिया आपसे। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि अभी 1 करोड़ से अधिक यहाँ पर आपके क्या है, टीचर्स एनरोल दिख रहे हैं। उसके अलावा पीपल टू टीचर रेशियो आपका इम्प्रूव हुआ है, ठीक है? 1:30 मतलब 30 स्टूडेंट पे 1 टीचर आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा जो डिक्लाइन तो नेशनल वाइड हुआ है, लेकिन इंक्रीज़ आपको उत्तर प्रदेश, बिहार और मेघालय में देखने को मिले। फीमेल टीचर रेशियो जो मैंने अभी आपसे बोला, सॉरी फीमेल टीचर्स की जो यहाँ पर परसेंटाइल है, वो यहाँ पर बढ़ी है 54.2%। तो हम लोगों ने मेजर चीज़ों पे यहाँ पे डिस्कशन आपके साथ में कर लिया। चलिए अगली बात, ठीक है? नारी, नारी क्या है भाई? नेशनल एनुअल रिपोर्ट इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी, ठीक है? नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी, जो कि पेश किया जाता है, ये रिपोर्ट्स जो लाई जाती है वो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स के द्वारा लाई जाती है। इसकी बात करी जाए तो ये एक सुरक्षा पर राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और सूचकांक है, जिसमें ये कहा गया कि भैया 31 शहरों में 12,770 महिलाओं पे एक सर्वेक्षण हुआ। एक यहाँ पर क्या किया गया है, सर्वे किया गया है, जिसके थ्रू अपने ही तरह का एक एक्सपीरियंस है कि सिटी में वो कितना सेफ, किस सिटी में वो कितना सेफ महसूस करती है, वहाँ पर क्राइम कैसा है, कहाँ पर रिपोर्ट हो रही है, हरासमेंट को रिपोर्ट किया जा रहा है, उत्पीड़न को रिपोर्ट किया जा रहा है, कहाँ पर नहीं किया जा रहा है। इस तरीके से यहाँ पर ये सारी चीज़ें लाई जाती हैं। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। अर्बन सेफ्टी कितनी है, ठीक है? इस तरीके से। नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो हैं आपके, वो एक मॉडल सिटी के रूप में आपको देखने को मिले, जैसे कोहिमा, आइजवाल, गंगटोक, ईटानगर हाई रैंकिंग में यहाँ पर रहे हैं, जहाँ पर कम्युनिटी विजिलेंस, प्रोएक्टिव गवर्नेंस, सोशल रिस्पेक्ट, स्ट्रांग वुमेन पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखोगे सेफ सिटी के रूप में आपको कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, ऐज़वाल, गंगटोक, मुंबई और ईटानगर देखने को मिल रहे हैं। लीस्ट सेफ सिटीज़ के रूप में यहाँ पर आपको पटना, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर सॉरी, श्रीगंगानगर मैंने बोला, श्रीनगर और रांची आपको देखने को मिल रहे हैं। ये रिपोर्ट्स पेश की गई हैं सेफेस्ट में और सबसे लीस्ट सेफेस्ट में। ये सारे के सारे डेटा आपके सामने, आप इसको पॉज़ करके इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। तो टॉप 5 स्टेट कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, ऐज़वाल, गंगटोक और आपका ये सारे के सारे आंसर आपके सामने हैं। तो नेक्स्ट टॉप 5 और लोवेस्ट टॉप में यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। ये रिपोर्ट सैंपल किया गया है 12,770 महिलाओं पे, 31 सिटीज़ पे, ठीक है? और नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी और जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल के द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। ये हमको पता होना चाहिए। चलिए अगली बात कर लेते हैं। परसेप्शन ऐसा है 60% फेल यहाँ पर क्या सेफ फील करती हैं, 40% अनसेफ और नो सेफ फील कर रही हैं। ठीक है? इस तरीके से ये रिपोर्ट है, इसको आप इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। ठीक है? तो सेफेस्ट, अनसेफेस्ट सिटीज़ के रूप में वर्क प्लेस को लेकर, कंप्लेंट्स को लेकर जो यहाँ पर कंप्लेंट्स करी जाती है और उसपे रिड्रेसल कितना होता है, उसको रिस्पॉन्स कितना दिया जाता है, उस पर भी एक रिपोर्ट आपके सामने यहाँ पर लेके आए हैं। चलिए अगली बात, तो लैक ऑफ एक्शन फॉर आफ्टर रिपोर्टिंग भी यहाँ पर बात करी जा रही है। भई जो रिपोर्ट तो कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद जो एक्शन बहुत लो होता है। पॉजिटिव इंटरवेंशन आपको देखने को मिला जाए तो यहाँ पर क्या है, सीसीटीवी एनरोलमेंट, ठीक है, डिजिटाइजेशन हुआ है। अभी भी बहुत सारे चैलेंज हैं, उनको यहाँ पर मिटिगेट करना है, उनको यहाँ पर हटाना है, उस पे बातें चल रही हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करी जाए, तो लेटेस्ट अभी यहाँ पर बात करोगे, इंडिया का अपना पहला टेम्पर्ड ग्लास विनिर्माण सुविधा केंद्र यहाँ पर डेवलप किया गया है, जो कि नोएडा में डेवलप किया गया है। अच्छा, नोएडा की अगर बात करोगे, तो नोएडा में ही सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सैमसंग के द्वारा यहाँ पर लाया गया था, आपको ध्यान होगा, ठीक है? कोविड के आस-पास, कोविड से पहले, सॉरी कोविड के बाद, ठीक है? तो एक मोबाइल जर्नी में अगर आप यहाँ पर बात करोगे, ठीक है? तो बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो नोएडा में इस समय ना बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हब को लाया जा रहा है। जेवर एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है, आपको पता होगा। अभी अक्टूबर एंड में, नहीं तो फिर नवंबर एंड में यहाँ पर जो है जेवर एयरपोर्ट, जो कि सबसे बड़ा एयरपोर्ट के रूप में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो क्या किया गया है यहाँ पर? इंडिया मार्क एज़ अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया ने बहुत बड़ा एक माइलस्टोन यहाँ पर टच किया है। फर्स्ट एवर मोबाइल टेम्पर्ड मैन्युफैक्चरिंग, जो मोबाइल के ऊपर गोरिल्ला ग्लास लगता है ना भाई, जिसको आप लोग गोरिल्ला ग्लास समझते हो। इसकी अगर बात करी जाए तो कॉर्निंग, जो जिस कंपनी के साथ में यहाँ पर क्या किया गया, टाई अप हुआ है, उसमें एक कंपनी है ऑप्टिमम इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है? जो कि विद द कॉर्निंग इनकॉर्पोरेट, जो कि यूएसए की कंपनी है। इसी ने सबसे पहले टेम्पर्ड ग्लास यहाँ पर बनाए थे 1960 के आसपास, प्रोजेक्ट मसल के अंदर, यस, प्रोजेक्ट मसल के अंदर। 2008 में आईफ़ोन ने ऑफिशियली इसको लॉन्च कर दिया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहला टच फ़ोन जो लेके आया था, आईफ़ोन ही लेके आया था, जनरेशन 1, अगर आपको पता होगा। फिर धीरे-धीरे इसको पेटेंट कराया गया, ठीक है? स्टीव जॉब्स इसको लेकर आया, 2007 में इसको पेटेंट करा लिया गया आईफ़ोन के थ्रू। फिर धीरे-धीरे जितने भी अलग-अलग मोबाइल्स हैं, उनको यहाँ पर जो है गोरिल्ला ग्लास 1, 2, 3, 4, 5 अभी अलग-अलग इसकी जनरेशंस आ गए हैं अल्टीमेटली, ठीक है? तो पोटेशियम सॉल्ट होता है, आयनाइज़ करके एक्सचेंज किया जाता है और 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको यहाँ पर बनाया जाता है। ड्यूरेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ताकि ये क्रैक ना हो, टूटे ना, स्क्रैच फ्री हो जाए, एक तरीके से समझ में आ गया? तो अभी आप यहाँ पर देख रहे होंगे धीरे-धीरे जो इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट है, वो धीरे-धीरे बढ़ रहा है यहाँ पर इंडिया में, ठीक है? तो एक्चुअली वैसा कहाँ पर किया गया भैया? नोएडा, यूपी इनॉग्रेट किया गया है, नोएडा यूपी में। स्टेक होल्डर है ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया और यूएसए की तरफ से कौन सी भाई? कॉर्निंग, जिसने सबसे पहले इनोवेट किया था। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है समझो, 20,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट है टेम्पर्ड ग्लास की इंडिया की वर्थ एनुअली, ठीक है? तो यहाँ पर क्या कह रहा है, हाउ मच इज़ इंडियाज़ डोमेस्टिक मार्केट फॉर मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास एस्टिमेटेड टू बी वर्थली, मतलब हर साल में यहाँ पर आप बात देखोगे, सालाना कितना बाज़ार का अनुमान लगाया जा रहा है इसके बनने के बाद, 20,000 करोड़ रुपए तक का। शुरू-शुरू में यहाँ पर 17,000 करोड़ रुपए, पहले में 17,000 बोल रहा हूँ मैं, 70 करोड़ पहले फर्स्ट फेज़ में इसमें इंस्टॉल लाए गए हैं, उसके सेकंड फेज़ में 800। प्लान क्या किया जा रहा है कि करंटली शुरू-शुरू में
25 मिलियन यूनिट बनेंगी, फिर वो बढ़ के 200 मिलियन यूनिट तक पहुँच जाएँगी, ठीक है? डोमेस्टिक डिमांड जो हमारी 500 मिलियन यूनिट पर साल की है, हर साल की जो है, मतलब इतनी हमको चाहिए होता है हर कोई व्यक्ति के हाथ में फ़ोन है, अभी देख रहे होंगे आप लोग, ठीक है? तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए, टेम्पर्ड ग्लास के लिए, ये सब सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं। तो हम कहीं न कहीं क्या करते हैं भाई, चाइना से चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को क्या करते हैं, इम्पोर्ट कर रहे होते हैं। अब इम्पोर्ट में प्रॉब्लम ये आ रही होती है कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है चाइना के साथ में, वो बहुत हाई है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग मँगा रहे होते हैं। करंटली अगर आप बात देखोगे तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर जीएसटी 2.0 यहाँ पर शुरू किया है, और उसमें कई सभाओं में यहाँ पर बातें कर चुके हैं कि भाई स्वदेशी को अपनाना चाहिए। स्वदेशी मतलब कि जो मेड इन इंडिया थिंग्स हैं, ठीक है? मेड इन इंडिया चीज़ें हैं, उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए, हमको लाना चाहिए, ठीक है? तो मैंने सैमसंग से रिलेटेड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में नोएडा में ही ओपन हुई है अभी, जेवर यहाँ पर जेवर क्या बोला मैंने अभी? एयरपोर्ट भी ओपन किया जा रहा है, ठीक है? ऑफिशियली ओपनिंग 2018 में हुई थी, ठीक है? तो ये सारी बातें हम लोग क्या है, कर चुके हैं। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। हुँ, चलिए। इतने में यहाँ पर क्या होंगे भैया, जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ आने की संभावना है, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, इम्पोर्ट रिड्यूस होंगे हमारे, टेम्पर्ड ग्लास, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है? तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स होंगे, उसके अलावा कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी, एक्सपोर्ट बूस्ट होगा, क्योंकि अल्टीमेटली फिर इंडिया भी यहाँ पर, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग होगा तो इंडिया भी यहाँ पे क्या करेगा भाई, बाहर बेचेगा, बाहर देगा अदर कंपनीज़ को। स्किल डेवलपमेंट होगा, ठीक है? ग्लोबल सप्लाई चेन्स को मजबूत किया जाएगा। तो ये बहुत सारी आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। ग्रोथ की बात करी जाए तो 11.5 लाख करोड़ रुपए तक का प्रोडक्शन यहाँ पर होने की संभावना जताई जाती है। चलिए अगली बात कर लेते हैं, बाकी और डिटेल नेक्स्ट में हम लोग करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात कर रहा है, रिसेंटली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग शुरू की गई है। किसके द्वारा शुरू की गई है भैया? पहले जान लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवेज़, आपको पता है नितिन गडकरी सर इसके करंटली मिनिस्टर हैं। कहाँ पे शुरू किया गया है इसको? तो यहाँ पर बात करोगे चौरसी, चयारसी, जो कि एनएच 48 पे आपको देखने को मिलता है। चयारसी, पहला भारत का यहाँ पर फ्री फ्लो मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम को यहाँ पर जो है लॉन्च किया गया है, और इसमें अल्टीमेटली आने वाले हरियाणा में एनएच 44 में भी इसको जो है आगे चल के क्या किया जाएगा, ठीक है? लाया जाएगा, जिसको हम यहाँ पर घरौंदा फी प्लाज़ा कह रहे हैं। अलग-अलग प्लाज़ा में फाइनेंशियल ईयर तक इसको यहाँ पर जो है इंट्रोड्यूस किया जाएगा। किसके साथ इंट्रोड्यूस किया गया है? एनएचआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्लस आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा, आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। क्या है भैया, टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, फास्टैग यूज़ किया जा रहा है, वीआरएन वर्चुअल रीडर नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं। इसके अलावा बात करोगे तो आपका आरएफआईडी, अब आरएफआईडी, अच्छा इसका यूज़ क्या है? पहले देखो, मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम है क्या? इसमें देखो डिजिटल टोलिंग होगी, मतलब अब रुकने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है? अब देखो प्रॉब्लम क्या होती थी? प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये होती थी कि डिले होता था, और एक्सेस गाड़ी खड़ी है तो एक्सेस फ्यूल यूज़ होता था। अब लाइन में 1-2 आगे यहाँ पर गाड़ियाँ टोल पे खड़ी हुई हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर पेट्रोल यूज़ होगा तो एयर पॉल्यूशन होगा, ठीक है? अब मल्टी मॉडल अल्टीमेटली यहाँ पर मल्टी लेन अगर बात कर लोगे, ठीक है? इससे बेनिफिट क्या है? कंजेशंस में कमी आएगी, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा अच्छे से मैनेज किया जा सकता है, रेवेन्यू लीकेज बहुत होते थे। पुराने समय में अगर टोल नहीं होते थे ना, तो होता क्या था कि उतना ज़्यादा केयर भी नहीं हो पाती थी रोड्स की, हाइवेज़ की, ठीक है? सड़कों की। फिर जैसे-जैसे टोल आना शुरू हुए तो फिर बेटर यहाँ पर रोड्स डेवलप किए गए। बट अभी करंटली देखोगे तो बहुत सारे ऐसे आपको रोड्स देखने को मिलते हैं कि मानसून के टाइम पे उनकी हालत खराब हो जाती है पूरी तरीके से। तो सरकार को ये समझना चाहिए, उस फेज़ में जो करप्शन है उसको कम करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है, ठीक है? क्योंकि जितना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग और ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा, उतना ज़्यादा ही माल-वाहक, मतलब सामान एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुँचेगा। जितनी जल्दी पहुँचेगा, डिमांड जितनी बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई चेन को हम लोग क्या करेंगे, बेटर करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर ग्रोथ जो है वो बेटर आपको देखने को मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है? ट्रांसपेरेंट होगा, डिजिटाइज़ेशन किया गया है इसके तहत, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर शुरू की गई हैं। सबसे पहले इसको शुरू किया गया कहाँ पे? गुजरात में, दूसरे फेज़ में शुरू किया जाएगा हरियाणा में, नेक्स्ट आगे चल के इसको अदर अदर लेवल पे लाया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पर लिया गया है? चौरसिया चौर यहाँ पे चौरासी फ्ली प्लाज़ा एनएच 48 गुजरात में। नेक्स्ट जो लाया जाएगा वो जाएगा यहाँ पे घरौदा फ्री प्लाज़ा पे। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। जब हम नेशनल हाइवेज़ की बात कर लेते हैं, तो एनएचएआई की बात कर ली जाए, तो 19 नाइन एक सेकंड ज़रा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। करंटली आशुतोष कुमार यादव सर एनएचएआई के, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन हैं, ठीक है? 1995 में इसको बनाया गया था, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है? और संतोष कुमार यादव सर इसके जो हैं करंटली चेयरपर्सन हैं, ठीक है? इस पे अगर बात करोगे तो बहुत सारे आपके एनएचएस हैं, नेशनल हाइवेज़ जिसको कहा जाए, ठीक है? तो अब इस नेशनल हाइवेज़ में अगर आप बात करोगे तो अगर आपके जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अलग-अलग हैं, सबसे लंबा नेशनल हाइवे कन्याकुमारी से आपका कश्मीर को जोड़ता है वो एनएच 44 है, ठीक है? इम्पोर्टेंट है। टोटल 600, ठीक है? टोटल अभी करंटली बात करोगे तो 600 के आस-पास आपको नेशनल हाइवे कवरिंग देखने को मिलेगा, जो कि 1.5 लाख किलोमीटर कवर कर चुका है, ठीक है? दुनिया में सबसे ज़्यादा बात करोगे तो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे करंटली अगर बात करो, सबसे ज़्यादा रोड्स का कंस्ट्रक्शन पे बात कर लो, तो वो है आपका यूएसए, देन चाइना, देन इंडिया, ठीक है? 2.7% करंटली इंडिया में टोटल रोड नेटवर्क है, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट आपको मैंने यहाँ पर बता दिया। एनएच 44 जो कि लॉन्गेस्ट है, कन्याकुमारी से लेके श्रीनगर तक, अप्रॉक्सिमेटली 3800 किलोमीटर तक है। उसके अलावा एनएच नेशनल हाईवे 19 जो कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बीच में आता है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है भैया? इधर है मुंबई, इधर है दिल्ली, यहाँ पर है कोलकाता और यहाँ पर है मद्रास, मतलब चेन्नई। इसको कनेक्ट करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट करते हुए लेके आता है। इसी में एनएच 65 भी है। एनएच 1 क्या है जो दिल्ली से आपका अमृतसर को जोड़ता है, वो
ठीक है? जिसको हम लोग पुराने समय में क्या कहते थे, ग्रैंड ट्रंक रोड कहा करते थे ना, ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड, ठीक है? वो होता है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली, एनएच नेशनल हाईवे के थ्रू भी हम लोगों ने यहाँ कर लिया। बेनिफिट क्या होगा? फास्ट ट्रैवल, कॉस्ट सेविंग, डिजिटाइजेशन करना, आने वाले समय में 25 प्लाज़ाज़ में इसको एक्सटेंड किया जाएगा, ठीक है? तो ये सारा ई-गवर्नेंस, स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लें यहाँ पर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जनजातीय कार्य मंत्रालय जो है, भारत में यहाँ पर पहला एआई संचालित मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू पावर थ्रू यहाँ पर ट्राइबल लैंग्वेज को ट्रांसलेटर के रूप में लॉन्च किया गया है। मतलब क्या लॉन्च किया गया सर? एक ऐसा एआई लॉन्च किया गया है, ठीक है? जो ट्राइबल लैंग्वेजेज़ को हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पर क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा, ठीक है? तो ये पहला स्टेप है पहली चीज़ तो। किस चीज़ को? कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू इसको क्या किया जाएगा? कम्युनिटी ड्रिवन रिसर्च किया जाएगा, डाटा कलेक्ट किया जाएगा, अलग-अलग लैंग्वेजेज़ को उसमें लाया जाएगा ताकि आने वाले समय में इन सभी जनजातीय संस्कृति को, इनकी भाषाओं की विविधता को, इनकी जो भाषाएँ हैं, इनकी जो अ, ल लैंग्वेज डाइवर्सिटी है, उनको यहाँ पर क्या किया जाएगा? संरक्षित किया जाएगा। आई होप दिस वाज़ क्लियर ताकि इन फ्यूचर उनको शिक्षा देने में, उनके स्वास्थ्य में, शासन, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, डिजिटल यहाँ पे डिजिटल इंक्लूज़न में भी उनको हेल्प मिलेगा। अच्छा इसके पहले मैं आपको आईसीआईसीआई वाला नहीं बता पाया था, वो थोड़ा रह गया था, ठीक है? एनएसएआई, आईसीआईसीआई की बात करें हेडक्वार्टर मुंबई में 1994 में इसको बनाया गया था। कमेंट बॉक्स में ज़रा रिप्लाई करना इसके करंट चेयरपर्सन कौन है? ठीक है? चलिए, तो ये बात हम लोगों ने कर ली, किस तरह का इंटरफेस आपको आदि वाणी का देखने को मिलेगा। आदि वाणी, आदि मतलब आदिवासी से रिलेटेड, वाणी मतलब उनकी भाषा से रिलेटेड, वाणी यहाँ से लाया गया है वर्ड। तो ये हमको पता होना चाहिए। टोटल यहाँ पर बात करोगे एआई बेस्ड है और अल्टीमेटली 4061 कितने भाई? 4 एक मिनट यहाँ लिखा होगा, नहीं लिखा है? कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, टोटल यहाँ पर बात करोगे डाइवर्सिटी की बात करोगे, इंडिया जो है 4061 ट्राइबल लैंग्वेजेज़ का होम है और 71 ट्राइबल मदर लैंग्वेज, ट्राइबल मदर टंग की यहाँ पर जो है बात करी जा रही है, 2011 के सेंसस में ऐसा आया था। जिसमें से 81 जो है वो हाइली वल्नरेबल हैं और 42 जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब खत्म होने के कगार पे हैं। ऐसे बात करी जाए बहुत कम ऐसे आदिवासियों की भाषा यहाँ पर करंटली बची है। क्यों लाया गया है? ऑब्वियस सी बात है कम्युनिकेशन गैप को कम किया जाए, ट्राइबल नॉन ट्राइबल पीपल्स के बीच में, ठीक है? जो जनजातीय लोग हैं और जो शहरों में रहते हैं या से कॉमन लैंग्वेज में बात करते हैं, उनको यहाँ पर उनके जो बीच में गैप है उसको कम किया जाए। डिजिटल फ़ोकलोर को डिजिटल किया जाए मतलब जो उनकी कहानियाँ हैं, जो उनके अल्टीमेटली इन फ्यूचर में क्या होगा उनके ग्रंथ हैं ऑब्वियसली उन्होंने कहीं लिखा है चीज़ों को, तो उसको क्या किया जाएगा एआई के थ्रू उसको कहीं न कहीं कन्वर्ट करके इंग्लिश में रखा जाएगा फॉर द फ्यूचर उनकी लैंग्वेज में यहाँ पर हमको चीज़ों को समझ में आ सकें, ठीक है? उनकी चीज़ों को। इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया है? आईआईटी दिल्ली के द्वारा, बिट्स पिलानी के द्वारा, आईआईआईटी हैदराबाद, आईआईटी नया रायपुर और यहाँ पर ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको यहाँ पर झारखंड, उड़ीसा, एमपी, छत्तीसगढ़, मेघालय यहाँ पर फोकस किया गया क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन आपको मध्य प्रदेश में कुछ पॉपुलेशन आपको छत्तीसगढ़, बिहार इन सब जगहों पर भी आपको छत्तीसगढ़ में अच्छी खासी पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी। वैसे मेजर जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, वो मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। उसके अलावा अगर बात करोगे आप लोग साउथ में भी कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भी आपको जो है मेजर में ट्राइबल पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। इसके थ्रू क्या है भैया, ये टेक्स्ट टू टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट से टेक्स्ट कन्वर्ट कर देगा, टेक्स्ट से स्पीच कन्वर्ट कर देगा, स्पीच से टेक्स्ट कन्वर्ट कर देगा, स्पीच से स्पीच जैसे बोलोगे सामने वाला भी बोले जैसे आप अभी एलेक्सा को या जेमिनी को या चैट जीपीटी को इस तरीके से बोलते हो ना, तो वो उस तरीके से रिप्लाई करता है ना, जस्ट सिमिलर यहाँ पर आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी इस प्रकार से, ठीक है? बीटा वर्ज़न में यहाँ पर चीज़ें लाई गई हैं, ठीक है? आने वाले भविष्य में ये सारी चीज़ें और भी आपको एंगेज करते हुए लाई जाएँगी। तो मिशन क्या है? डिजिटल इंडिया मिशन एक भारत श्रेष्ठ भारत और पीएम जन्म के साथ इसको जो है जोड़ा जाएगा। यूजुअली अगर बात कर लो तो अर्लियर पहले जो जो ये भाषा है अल्टीमेटली शेड्यूल 8 में रखा गया है इसको। पहले हमारे पास अगर बात करोगे तो अर्लियर 18 लैंग्वेज हुआ करती थी, ठीक है? सॉरी 14 लैंग्वेज हुआ करती थी, करंटली 22 भाषाएँ हैं जो कि शेड्यूल 8 में डिस्कस्ड हैं, ठीक है? अनुसूची 8 में डिस्कस्ड हैं, ठीक है? तो रिकॉग्निशन हिंदी को यहाँ पर किया गया है 1950 में। उसके अलावा अगर आप आर्टिकल की बात कर लीजिए तो आई थिंक 343 यस आर्टिकल 343 जो है वो रिलेट करता है लैंग्वेज से रिलेटेड आर्टिकल। शेड्यूल 8 में पहले इनिशियली 14 थी, अभी जो है आपको 8 शेड्यूल में आपको 22 लैंग्वेजेस देखने को मिल जाती हैं। ठीक है? तो इस तरीके से आपकी सारी चीज़ें हैं। ऑफिशियल ल लैंग्वेज एक्ट भी बनाया गया था 1965 में, ठीक है? तो इस तरीके से है। आर्टिकल मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए। जैसे शुरू-शुरू में आप बात करो करंटली अगर आप बात करोगे इन भाषाओं में आपका असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, ठीक है? गुजराती, हिंदी, मलयालम, कश्मीरी, कन्नड़ा, कोंकणी जो आपका कहाँ बोली जाती है, कोंकणी आपका महाराष्ट्र और आपका गोवा की साइड में, ठीक है? मलयालम, केरला, मणिपुरी, मणिपुर में मराठी, महाराष्ट्र में मैथिली, सम पार्ट ऑफ बिहार, नेपाली जो कि सिक्किम और वेस्ट बंगाल और उधर आपके जो तराई इलाके हैं, जो नेपाल से उत्तर प्रदेश और उधर सटे हुए इलाके हैं, नेपाली बोली जाती है। उड़िया उड़ीसा में, पंजाबी पंजाब और आपका चंडीगढ़ यूटी में, ठीक है? संस्कृत आई थिंक उत्तराखंड की कुछ जगहों पे यहाँ पे ऐसा ऑफिशियली अनाउंस किया गया है वहाँ पर, ठीक है? सिंधी, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मैथिली संथाली, मैथिली बोल रहा हूँ, ठीक है? संथाली, मैथिली मैंने भी बोला आपको, ठीक है? संथाली है झारखंड, बिहार वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु, तमिल, तेलुगु, ठीक है? आंध्रा, उर्दू, नॉर्थ इंडिया। तो इस तरीके से ये 22 टोटल लैंग्वेज आपको मैंने यहाँ पे डिस्कशन करते हुए यहाँ पर ट्राई करी बताने की। बीटा लैंग्वेज में संथली है जो उड़ीसा में, भील है, मुंदरी है और आपका गोंडी है। ये ध्यान रखना ये लैंग्वेजेज़ हैं। कुई और गारो, गारो खासी जयंती आपने नाम सुना होगा इस तरीके से आपका नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है ना, ठीक है? उसमें यहाँ पर आपका मेघालय में पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया, ठीक है? वहीं से यहाँ पर ये नाम आया है, ठीक है? ये सारी मैंने आपको डिस्कशन करते हुए आदि कर्मयोगी अभियान भी यहाँ पे लेटेस्ट यहाँ पर लॉन्च किया गया था। तो स्पेसिफिकली यहाँ पर हम लोगों ने चीज़ों को डिस्कशन किया, चीज़ों को जाना, चीज़ों को समझा, ठीक है? और एक
लेटेस्ट अभी ना चलो ये ट्राइबल लैंग्वेज पे बात आई ही है, तो आपको एक और चीज़ मैं समझा देता हूँ, ठीक है? क्लासिकल लैंग्वेज, आपको पता होगा कि पिछले साल, ठीक है, क्लासिकल लैंग्वेज देखो 3 चीज़ें हैं। एक है ऑफिशियल लैंग्वेज अभी 22 है, ठीक है? ट्राइबल लैंग्वेज अलग है, जो मैंने अभी आपको 400 कुछ बताई हैं, ठीक है? एक है यहाँ पर क्लासिकल लैंग्वेज। क्लासिकल लैंग्वेज अगर आप बात करोगे तो पहले तो तमिल 2004 में ही सबसे पहली क्लासिकल लैंग्वेज बनी थी। तमिल लैंग्वेज फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज बनी थी यहाँ पे, ठीक है? तो आपने नाम सुना होगा जैसे तमिल, संस्कृत, कन्नड़ा, ठीक है? मलयालम, उड़िया, ठीक है? और अभी लेटेस्ट अगर बात करोगे रिसेंटली 2000 ये पहले थी, जैसे तमिल, संस्कृत, कन्नड़ा, आपका मलयालम, ठीक है? और उड़िया, ये आई थी, ठीक? लेटेस्ट 2024 में सरकार ने यहाँ पर 5 और लैंग्वेजेस को यहाँ पर जोड़ा गया। तो पहले कितनी थी हमारे पास 5 थी, अभी और यहाँ पर जो है 5 और लैंग्वेज आ गई हैं। जैसे मराठी, पाली, प्राकृत, असमी, असम वाली और बंगाली। तो टोटल राइट नाउ अगर आप बात करोगे तो 10 हमारे पास में क्या है क्लासिकल लैंग्वेज है। तो फिर से मैं डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे। तो इस तरीके से आपके सामने ट्राइबल लैंग्वेज अगर बात करोगे तो 461 है, जिसमें से मदर टंग की बात कर लो 71 है, इस तरीके से बात कर ली। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात कर रहे हो तो 22 हैं, और अगर आप यहाँ पर क्लासिकल लैंग्वेज की बात कर रहे हो जिसका इतिहास बहुत पुराना है, 1000 साल, ठीक है, 2000 साल पुराना इतिहास है, जिसके काव्य लिखे गए हैं, एपिक्स लिखे गए हैं, समझ में आ रहा है? संगम डायनेस्टी में यहाँ पर तमिल के अवशेष मिलते हैं, तमिल लिटरेचर के अवशेष यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो ये क्लासिकल लैंग्वेज भी आपको जो है टोटल 10 करंटली आपको देखने को मिलती है, जिनका कल्चरल हेरिटेज है, एकेडमिक रिकॉर्ड्स है जिनके, ठीक है? और उनको यहाँ पर एजुकेशनल प्रैक्टिसेस में यूटिलाइज़ किया जा सकता है आने वाले भविष्य में। तो ये एक डिस्कशन आया दिमाग में, तो हम लोगों ने यहाँ पर इसको डिस्कस कर लिया। अगली बात कर लेते हैं यहाँ पे लेटेस्ट यहाँ पर नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आती है, 2000 ई सर्विसेज को, ई गवर्नेंस सर्विसेज को यहाँ पर ऑल अक्रॉस इंडिया में क्या किया है अभी, ये कर लिया है। मतलब अब वो सर्विसेज के लिए जो दौड़ा-भागी आप करते थे, अलग-अलग डिपार्टमेंट जाते थे, अब वो ना होके सीधे वो ऑनलाइन या ई गवर्नेंस पे काम करेंगे, क्लियर है? अब उसको किससे लॉक कर दिया है? ई डिस्ट्रिक्ट और आपका डिजी लॉकर से। उसमें सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट करने वाला जो स्टेट है, उसमें सबसे ज़्यादा डिजी सर्विसेज इंटीग्रेट करने वाला वो स्टेट है, उसका नाम यहाँ पर है महाराष्ट्र। उसका नाम यहाँ पर है क्या? महाराष्ट्र। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऑब्वियस सी बात है, 2000 अल्टीमेटली जो टोटल नंबर है 1938, 1938 टोटल सर्विसेज, जिसमें से बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना हो, कास्ट सर्टिफिकेट बनाना हो, कोई वेलफेयर स्कीम है, ठीक है? बिल पेमेंट करना हो, मैरिज सर्टिफिकेट बनाना हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। तो डिजी लॉकर के अभी क्या है भैया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक डिजिटल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस क्लाउड बना दिया गया है, उसी पे आप सारी सर्विसेज़ को यहाँ पर दे सकते हैं। अब इससे बेनिफिट क्या है? चीज़ें पेपरलेस हो जाएँगी, आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट रखने की अपने पास ज़रूरत है नहीं, ठीक है? आपने उसको सेव कर दिया है डिजिटल क्लाउड पे, तो आप उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो। तो ये बेनिफिट है। पहले क्या होता था, लोग अपने साथ में ना एक बैग ब्रीफकेस भर के लेके जाते थे अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर। कभी-कभार अनफॉरसीन ऐसा सीन क्रिएट होता था जिसके साथ में क्या होता था, वो मिसप्लेस हो जाते थे, चोरी हो जाते थे, खो जाते थे। अब इसके लिए उसको क्या होता फिर से उन चीज़ों को अरेंज करने के लिए बहुत एक तो टाइम जाता था, फिर साथ ही साथ में करप्शन भी होता था। पैसा बाबू लोगों को पैसा दो, ₹100 दो, 500 दो, उनकी जेब गरम करो, गांधी जी दो, हरी पत्ती दो, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। तो नया तो ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर भी आगे बढ़ रहा है। साथ-साथ में सिक्योर है डॉक्यूमेंट को स्टोर करना, शेयर करना, रियल टाइम वेरिफिकेशन करना, अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट नहीं जाना है। आपने क्या किया भैया, हाँ, मेरा डॉक्यूमेंट आपको इस डिजी लॉकर पे वेरिफिकेशन मिल जाएगा, आधार से कनेक्टेड है, आपने ओटीपी डाला, एक्सेस किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा अगर बात करोगे तो महाराष्ट्र, ठीक है? जो मैंने अभी आपसे बात करी की प्लेटफ़ॉर्म, सर्टिफिकेशन, वेलफेयर, पेमेंट, मैरिज सर्टिफिकेट, ठीक है? महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, असम और यूपी। महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, असम और यूपी। उसके अलावा अगर बात कर लीजिए तो केरला भी है 77, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, तमिलनाडु है, हरियाणा है और आपका हिमाचल प्रदेश है। तो ये मैंने यहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी, आरएफआईडी, डिजिटल सिग्नेचर, क्लाउड, एआई आपको देखने को इन फ्यूचर देखने को मिल सकता है। तो ये सारी सर्विसेज़ हैं जिसको हम लोगों ने डिस्कशन यहाँ पर किए हैं। चलिए आप इसको इत्मीनान से अ, रोक के देख सकते हैं। बेनिफिट क्या है, 24 आवर इंटू 7 इंटू क्या कर सकते हैं आप, एक्सेस कर सकते हैं उसको, ठीक है? ये बेनिफिट है। एजुकेट गर्ल फाउंडेशन को रिसेंटली रमन मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया है, जिसको एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? एशिया का नोबेल कहा जाता है। एजुकेट गर्ल फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल ग्लोबली। इंडिया का पहला एनजीओ है जिसको ये प्रेस्टिजियस अवार्ड से नवाजा गया है। और इसको चलाते कौन है? सैफीना हुसैन। तो कौन चलाते हैं यहाँ पे? सैफीना हुसैन। पता होना चाहिए ये सारी बातें। तो अल्टीमेटली यहाँ पर बात करें इसका काम क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है? जिसमें डेडिकेट है मोबिलाइज़ करना कम्युनिटी को, और जो एजुकेशन से आउट हो चुकी गर्ल्स हैं, जो शिक्षित नहीं है, उनको यहाँ पर समुदाय के रूप में संस्थाओं के साधनों को जुटाकर इसकी शुरुआत राजस्थान से करी गई थी। अभी ये पूरे इंडिया में यहाँ पर ये कार्यरत है, काम कर रहा है। स्केल क्या है? 2 मिलियन मतलब 20 लाख गर्ल्स को यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और 30,000 से ज़्यादा विलेजेस में ये काम कर रहे हैं, ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं। 2007 में शुरू किया गया था, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इंडिया पैन इंडिया में काम कर रहे हैं। इस तरीके से ये सारी जानकारी आपके सामने है। रमन मैग्सेसे अवार्ड 67th, ठीक है? पता होना चाहिए ये। यहीं से चीज़ें पूछी जाएँगी आपसे। तो अच्छा, इनोवेशन फंडिंग कहाँ से गेट करते हैं ये? पहला है जो फंडिंग जो गेट करता है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एक बॉन्ड निकाला, इनोवेशन फंडिंग का वर्ल्ड्स फर्स्ट इम्पैक्ट बॉन्ड 2015 में इन्होंने रिलीज़ किया था। 2015 में इम्पैक्ट बॉन्ड रिलीज़ किया था, ठीक है? एक तरीके का क्या है, फाइनेंशियल एड प्राप्त होता है, एजुकेशनल आउटकम प्रमोट करना, अकाउंटिंग को, अकाउंटेबिलिटी और स्केल को। गवर्नमेंट के साथ में अलग-अलग इंटीग्रेशन करना, कम्युनिटी मोबिलाइजिंग करना, इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी के साथ में इसको जोड़ना। यंग वुमेन के लिए प्रगति प्रोग्राम इन्होंने चलाया है जो कि 15 साल से लेकर 29 साल की लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए फिर से स्कूल को यहाँ पर ओपन किया जा सके। 15 साल से 29 साल की महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए ओपन किया जा सके, ठीक है? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक
इनकी टीम है कम्युनिटी के लिए, जो लोकल विलेज में जाके वॉलंटियर के रूप में काम कर रही है, इसको बोलते हैं यहाँ पर ये टीम बालिका, ठीक है? जो क्या करती है यहाँ पर एंगेज करके कम्युनिटी डोर टू डोर जाके सर्वे करती हैं, कहाँ पे कौन बच्ची पढ़ रही है, नहीं पढ़ रही है, क्या कारण थे उसके स्कूल ड्रॉप आउट होने के, ठीक है? फिर से कंटिन्यू करना, उनको सपोर्ट करना, एनरोल करना उनको फिर से शिक्षा में, स्कूल में, 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, जो भी उनके करने की पढ़ने की इच्छाएँ हों। तो ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली। रमन मैग्सेसे अवार्ड यहाँ पर इनको नवाज़ा गया है। किसको नवाज़ा गया है यहाँ पर अल्टीमेटली बात करोगे तो एजुकेट गर्ल, ठीक है? 2025 का। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे बात कर लेते हैं जल्दी से फटाफट, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 पे बात कर लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करने से पहले समझना पड़ेगा कुछ चीज़ें। इंडिया ने रिसेंटली यहाँ पर अपट्रेंड किया है, इलस्ट्रेट किया है, आरबीआई की रिपोर्ट रिसेंटली करती है जिसमें बताया गया है 21.5% इंक्रीज़ हुआ है प्राइवेट सेक्टर का कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। देखो बजट में जब अपन बात करते हैं, है ना? देखो कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? इससे कहीं न कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, कोई एसेट बनेगा, कोई न कोई चीज़ें बनेंगी, ठीक है? सरकार लेके आएगी तो उसको हम लोग यहाँ पर प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। प्राइवेट कंपनीज़ लेके आएँगी, ठीक है? उनको हम लोग प्राइवेट कैपेक्स बोलेंगे, क्लियर है? तो बजट के अंदर जब हम लोग डिटेल में पढ़ रहे होते हैं क्लासेस में चीज़ों को, तो बजट में ना बजट को डिवाइड किया जाए तो 2 तरीके से हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। बजट को फर्दर डिवीजन यहाँ बात करोगे तो आय या व्यय जिसमें रखा जाता है उसको रेवेन्यू बजट बोल देते हैं और एक फिर आता है आपका पूंजी बजट जिसको हम लोग कैपिटल बजट बोल देते हैं। फर्दर उसको डिवाइड करते हैं तो रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स आती है हमारी। रेवेन्यू रिसीट्स और एक्सपेंडिचर रिसीट्स आती हैं। कहने का मतलब सिंपल सी यही है कि कहाँ पे आप खर्च कर रहे हो, कहाँ से आप कमा रहे हो और कहाँ पे आप खर्च कर रहे हो, ठीक है? आप सरकार कमाती कहाँ से टैक्स से और नॉन टैक्स से। तो ये सरकार के लेवल पे बात कर रहा हूँ। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर समझाने के लिए मुझे यहाँ पर आपके लिए लाना पड़ा। जैसे सरकार हॉस्पिटल्स बना रही है, फॉर एग्जांपल आपका मेट्रो बना रही है, रेलवेज़ बना रही है, ठीक है? एयरपोर्ट्स बना रही है, समझ में आया? ठीक है, ब्रिजेस बना रही है। तो अल्टीमेटली ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे, समझ में आया? क्लियर है? तो ये क्या बात कर रहा है कि 2025-26 में ये रीच कर जाएगा, बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा? 2.67 लाख करोड़, कितना बढ़ जाएगा? 2.67 लाख लाख करोड़। अब इससे क्या पता लग रहा है कि भैया यहाँ पर भारत में कॉर्पोरेट जगत में कॉर्पोरेट में क्या आया है भैया? ऑप्टिमल रेजिलियंस आया है, वो सपोर्ट कर रहा है माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो रहे हैं, जो इंडियन पॉलिसी में एक स्थिरता आ रही है, उसकी वजह से यहाँ पर आपको ये चीज़ें सारी देखने को मिल रही है। और ये आपको रियल कटिंग न्यूज़पेपर की आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है? तो अब इससे क्या है जीडीपी बूस्ट भी आपको देखने को मिल रहा है 6.5 से 6.8 बहुत सारे वेरिएंस जितने भी आपके अलग-अलग एस्टीमेट है या फिर जो बता रहे हैं प्रेडिक्ट कर रहे हैं हमारी जीडीपी को भारत की 6.4 से 6.8 और 7 के बीच का यहाँ पर प्रेडिक्शन चल रहा है। लेटेस्ट अभी रिसेंटली पिछले 3 महीने का यहाँ पर क्या आया है ग्रोथ आया है एनएसओ के द्वारा जिसमें बताया गया 7.2% से हमारी लास्ट क्वार्टर की ग्रोथ हुई है 7.2 व्हिच इज़ ग्रेट ठीक है? तो ये सारी बातें यहाँ पर करी जा रही हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्राइव कौन कर रहा है? ऑब्वियस सी बात है रिसेंटली यहाँ पर क्या है भैया आरबीआई ने ईज़ किया है बीपीएस को मतलब जो मॉनेटरी पॉलिसी लास्ट आपके हुँ, जुलाई में आई थी, ठीक है? जुलाई, अगस्त हाँ, ठीक है, सॉरी जुलाई में लास्ट आई थी आपकी क्योंकि बाई मंथली होती है। अभी आपका अक्टूबर लास्ट में 29 ऑफ इसमें आएगी, ठीक है? तो उसमें क्या किया था 100 बेसिस पॉइंट को यहाँ पर क्या किया गया था, कम किया गया था लेटेस्ट अगर बात करोगे। तो उससे भी काफ़ी हद तक क्या हुआ, हेल्प मिला क्योंकि जब बैंक आरबीआई रेपो रेट कम करेगा, मतलब इंटरेस्ट कम रखेगा अपने लोन पे, तो बैंकों के पास भी पैसा रहेगा, ठीक है? बैंक ज़्यादा लोन उठा सकते हैं क्योंकि देखो यहाँ पर एक शब्द समझो रेपो का मतलब क्या होता है? रेपो का मतलब ये होता है कि जो बैंक हैं इस दर पे, इस रेट पे बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं, ठीक है? अगर रेपो रेट बढ़ेगा, समझो मेरी बात, अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है जो आरबीआई से लोन आप ले रहे हो वो महँगा हो जाएगा, ठीक है? अगर रेपो रेट कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है बैंक को जब बैंक आरबीआई से लोन ले रहे हैं आरबीआई से लोन ले रहे हैं आरबीआई से लोन ले रहे हैं, वो क्या होगा सस्ता होगा। जितना सस्ता लोन आरबीआई से बैंकों को मिलेगा, उतना ही सस्ता अल्टीमेटली वो करेंगे किसके लिए? पब्लिक के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए, कंपनीज़ के लिए, समझ में आया? तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 100 बेसिस पॉइंट की कमी अगर आरबीआई ने यहाँ पर करी है, 100 बेसिस पॉइंट की अगर लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी में कमी करी है, तो क्या देखने को मिला? ये देखने को मिला भाई कि ज़्यादा फ़ोकस किया जा रहा है इक्विटी डाइवर्स हो रही है। बैंकों के पास ज़्यादा पैसा है। लास्ट 6 अगस्त को सॉरी जुलाई बोल रहा था मैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर यस अक्टूबर 1 तारीख को यहाँ पर नेक्स्ट आपका आएगी, ठीक है? तो लेटेस्ट अगर बात करोगे मेंटेन किया है 5.5% पे 5.50% पे यहाँ पर इसको रेपो रेट को। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात आरबीआई द्वारा करी गई है। गवर्नर कौन है? संजय मेहरोत्रा सर हैं, ठीक है? तो कमेंट बॉक्स में यहाँ पर आप बात करोगे आरबीआई के अदर जितने भी यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के मेंबर हैं, उनके नाम आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करोगे, ठीक है? लीडिंग कहाँ पर सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैपेक्स आ रहा है, वो आ रहा है पावर सेक्टर के अंदर क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पीएम कुसुम, पीएम यहाँ पर आप देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, खास करके सोलर पावर प्लांट के लिए। इसके अलावा बात करोगे तो डैम डैम कंस्ट्रक्शन में, हाइड्रो पावर कंस्ट्रक्शन में, ठीक है? सोलर कंस्ट्रक्शन में, विंड मिल कंस्ट्रक्शन में, तो इस तरह की सारी चीज़ें आपको देखने को मिला। पिछले साल अगर आप देखोगे तो 2.2 लाख ही था, इस बार जो बढ़ के कितना हो गया है 2.67 लाख हो चुका है, ठीक है? ये आपको देखने को मिल रहा है। जीडीपी ग्रोथ रेट इससे कही जा रही है 6.5 से लेके 6.8 तक जीडीपी ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। चैलेंज क्या है? ऑब्वियस सी बात है, ग्लोबल डिमांड स्लो डाउन है और जिस हिसाब से करंटली जो ट्रम्प आके बैठे हुए हैं, वो कहीं न कहीं प्रॉब्लम तो क्रिएट कर रहे हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन में बात कर लीजिए चाहे आप या इंडिया पे जो 50% करंटली यहाँ पर उन्होंने टैरिफ इम्पोज़ किया है, ठीक है? चलिए अगली बात कर लेते हैं यहाँ पे।
भारतीय बीमा कंपनी को यहाँ पर 100% प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी निवेश के लिए यहाँ पर अनुमति दे दी गई है। अब ये है क्या टर्म क्या है, समझो मेरी बात पहले। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लैंडमार्क डिसीजन इनके हिसाब से लिया है, ठीक है? लिबरलाइज़ किया है किसको इंश्योरेंस सेक्टर को। रिसेंटली अगर आप बात करोगे तो जीएसटी भी यहाँ पर हेल्थ सेक्टर और इंश्योरेंस सेक्टर में जो कि पहले, ठीक है, जीएसटी लिया जाता था, उसको घटाकर यहाँ पर कितना कर दिया गया है, 5 यहाँ पर 0% कर दिया गया है। कितना परसेंट कर दिया भाई? 0% कर दिया गया है, ठीक है? तो 100% एफडीआई यहाँ पर लाया गया। अब 100% एफडीआई का मतलब क्या है सर, एम क्या है? अब चीज़ों को समझो जरा, एफडीआई क्या होता है? पहले चीज़ों को समझ ज़रा। जब हम लोग कैपिटल अकाउंट पढ़ रहे होते हैं ना, तो कैपिटल अकाउंट में होता क्या है कि 2 तरीके के अकाउंट यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है? एक होता है करंट अकाउंट, कहने का मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात कर लेते हैं। करंट अकाउंट होता है और एक होता है आपका कैपिटल अकाउंट। सिंपल भाषा में मैं समझाऊँ, करंट अकाउंट में ऑब्वियस सी बात है, भारत जो है ना, समझे, सर्वगुण संपन्न नहीं है, समझे मेरी बात, या कोई भी देश सर्वगुण संपन्न नहीं है। वो किसी न किसी देश से कोई चीज़ें मँगाता है और किसी न किसी देश को वो चीज़ें कुछ चीज़ें बेचता है। जब हम मँगाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इम्पोर्ट, आयात, ठीक है? क्या बोलते हैं? आयात, ठीक है? जब वही हम कोई चीज़ें बेचते हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट, जिसको हम लोग निर्यात बोलते थे। निर्यात, ठीक है? जब चीज़ों का, वस्तुओं का, गुड्स का आदान-प्रदान होता है, आयात-निर्यात होता है, तो उसको हम लोग एक बैलेंस ऑफ पेमेंट एक बही खाते में लिखते हैं, जिसके एक अकाउंट है, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर करंट अकाउंट, जहाँ पर हम वस्तु लिखते हैं बस, समझ में आया? उसके अलावा जैसे मान लो रेमिटेंसेस भी लिख ले रहे हैं बाहर, विदेश में सर्विस गई, बाहर लोग कमाने गए, ठीक है ना? जैसे अभी H-1B वीज़ा का बहुत चक्कर चल रहा है, आपको पता होगा, ठीक है? अमेरिका ने पहले जिसके लिए 6 लाख रुपए दिए जाते थे सालाना या एक मुश्त में, अब उसको 88 लाख कर दिया गया है अमेरिका के द्वारा, ठीक है? चलिए वो अलग बात है, देखेंगे, बात करेंगे उसपे क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। तो उसमें रेमिटेंसेस भी ऐड होते हैं। उसके अलावा बात कर लीजिए, इन्वेस्टमेंट भी ऐड होता है, ठीक है? जो कंपनी टू कंपनी है। अब यहाँ पे कैपिटल में क्या आएगा? पैसा, इन्वेस्टमेंट, ठीक है? इन्वेस्टमेंट आएगा। अब भारत भी क्या करता है, बहुत सारे देशों में जैसे कि यूएई हो गया, सिंगापुर हो गया, इन सब जगहों पर या अदर छोटे जो राष्ट्र हैं, वहाँ पर भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करता है, वहाँ पर पैसा भेजता है। उस तरीके से भारत में भी क्या होता है, पैसा आता है, इन्वेस्टमेंट आता है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट इन्वेस्ट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट। समझ में आ गई, सिंपल सी बात है, ठीक है? जो वस्तुओं का आदान-प्रदान हो और जो पैसे का, डॉलर का, रुपया का आदान-प्रदान हो, उसको हम लोग यहाँ पर, ये एक्सचेंज नहीं है, इन्वेस्टमेंट है एक तरीके का, ठीक है? एक्सचेंज नहीं है ये, ठीक है? कि भैया अभी $1 के बदले हम लोगों ने यहाँ पर ₹88 चेंज कर लिए, वो नहीं है ये। समझ में आया? ये चीज़ें समझना आप लोग आराम से, ठीक है? तो अरविंद मेहराम जी कमेटी यहाँ पर बनी थी जिसके थ्रू डिवाइड किया गया था एफडीआई और एफआईआई, जिसको एफपीआई बोलते थे। एफडीआई है क्या, सिंपल सी भाषा में बात करूँ मैं आपसे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। कोई बाहर की कंपनी है, भारत में बिज़नेस में क्या कर सकती है, कंट्रीब्यूट कर सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है। लेकिन यहाँ पे साफ बात किया गया है कि भैया ये इन्वेस्टमेंट कैसा होगा, लॉन्ग टर्म होगा, पहली चीज़ तो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये ओनरशिप में अगर बात करोगे 10% से यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है? 10% से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है? इंडिया में ही ओनरशिप रहेगी, कंट्रोल 10% से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इससे हमेशा एसेट्स क्रिएट होते हैं। इससे क्या क्रिएट होता है, लॉन्ग टर्म के लिए बात हो रही है, एस्टैब्लिशमेंट हो रहा है, इंटरेस्ट हो रहा है, ऐसे ही चलने जा रहा है। तो इसलिए एफडीआई बहुत ज़रूरी है इंडिया के लिए, क्योंकि इससे क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्रिएट होता है। एफआईआई क्या है? ये शॉर्ट टर्म होता है। शॉर्ट टर्म कहने का मतलब थोड़े समय के लिए आता है, खास करके ये इन्वेस्टमेंट के रूप में खासकर कहाँ आता है? ये आता है आपका शेयर मार्केट में, ठीक है? इसके अलावा फंड मार्केट में, पेंशन फंड्स में, इंश्योरेंस कंपनीज़ में, इन सब जगह पर आता है। अभी आई होप दिस मस्ट बी क्लियर, ठीक है? ये सिंपल चीज़ आपको समझ में आ गई। तो जब हम अगली बात यहाँ पर करते हैं, तो एफडीआई को अब यहाँ पर सरकार ने क्या किया है, पहले जो 74% था उसको बढ़ाकर 100% यहाँ पर कर दिया गया है और सेफगार्ड रखा गया इंडियन सिटीजन्स लीडरशिप के थ्रू। कहने मतलब जो भी 100% कंपनी यहाँ पर भारत में आएगी इंश्योरेंस सेक्टर में, उसको देखो इससे होगा क्या? या तो बहुत सारा ना यहाँ पर क्या होगा, वेंचर कैपिटल आएगा, वीसी आएगा, टाई अप होंगे, ठीक है? बहुत सारी कंपनी आपस में मिल-जुल के एक नई कंपनी बनाएगी इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, इंडिया कंपनी, वहाँ कंपनी। लेकिन इंडिया ने यहाँ पे कहा कि चलो 100% आप इन्वेस्टमेंट करो इंडिया के अंदर इंश्योरेंस सेक्टर में, लेकिन उसके लीडरशिप जो होगा, वो जो हाईएस्ट पोस्ट होगी उसमें इंडियन ही होगा, ठीक है? और उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है? लो पेनिट्रेशन जो इंडिया के अंदर इंश्योरेंस को लेकर है, क्योंकि इंश्योरेंस फॉर ऑल कब तक के लिए है भाई? ज़रा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इंश्योरेंस फॉर ऑल 2047 तक सरकार का कि भैया, ठीक है? 2047 तक इंश्योरेंस फॉर ऑल यहाँ पर किया जाए, सबको यहाँ पर इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाए। इसको रेगुलेट करने वाली इरडाई है। इरडाई क्या है? हैदराबाद में हेडक्वार्टर है, ठीक है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है? चलिए, तो ये बात कर ली हम लोगों ने, ठीक है? एफडीआई और एफआईआई और एफपीआई। एफआईआई, एफपीआई बोलो एक ही बात है, ठीक है? एफडीआई अलग है, लॉन्ग टर्म होता है, 10% ज़्यादा होता है, एसेट क्रिएट करता है। एफआईआई क्या होता है सर? ये इंस्टीट्यूशंस में आता है, स्टॉक मार्केट में आता है, डिबेंचर्स में आता है, बॉन्ड्स में आता है, ठीक है? इसको रेगुलेट करती है सेबी, ठीक है? इसको रेगुलेट यहाँ पर गवर्नमेंट रूट के थ्रू रेगुलेट किया जाता है। खास करके यहाँ पर बात करोगे तो डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, उसके थ्रू यहाँ पर किया जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। समझ में आई बात? आई होप समझ में आ गई होगी, ठीक है? तो इस तरीके से आपके ये सारी बातें हैं। खासकर यहाँ पे कहा गया भैया एमडी, सीईओ कौन होना चाहिए? इंडियन होना चाहिए, ठीक है? बूस्ट करेगा इंडिया के कंट्रीब्यूशन को। अभी करंटली अगर बात करोगे तो इंडिया में जो आपका इंश्योरेंस सेक्टर है, ठीक है? उसकी ग्रोथ अगर बात करोगे तो 3.5% ही जीडीपी का पेनिट्रेशन है। 3.5% जीडीपी का पेनिट्रेशन, लो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंडिया के अंदर। बहुत कम ही लोग यहाँ पर इंश्योरेंस लेते हैं, ठीक है ना? तो अल्टीमेटली मार्केट आएगी, बहुत अच्छे प्लेयर जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, वो इंडिया के अंदर आके इन्वेस्ट करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, इससे ग्रोथ बढ़ेगी, सेक्टर बढ़ेगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज आएँगी, इनोवेशंस आएँगी, ठीक है? नई टेक्नोलॉजी आएगी, कैपिटल इन्फ्यूज़ होगा इंडिया के अंदर, कैपिटल आएगा। तो एक ग्रोथ देखने को आपको एम्प्लॉयमेंट और मार्केट के अंदर एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। मार्केट बड़ी होती नज़र आएगी, ठीक है? तो ये सारी बातें यहाँ पर करी गई हैं। चलिए, रिस्क क्या है? एग्जीक्यूशन डिले हो सकता है, इन फ्यूचर मार्केट रिस्क हो सकता है, रिपैट्रिएशन क्लैरिटी, बहुत सारी चीज़ें अभी आनी बाकी हैं। अच्छा, अलग-अलग सेक्टर के लैंडस्केप को अगर हम लोग देखें 2014 से लेकर 2025 के बीच में, तो डिफेंस में पहले 49% था, अभी इसको बढ़ाकर 74% कर दिया गया है।
ठीक है? वहीं पे इंश्योरेंस में पहले 26 था, उसको बढ़ाकर 49 किया गया, 49 को बढ़ाकर 74 किया गया और अभी यहाँ पर ये 100% की वो सरकार यहाँ पर मान्यता दे रही है। रिटेल सेक्टर की अगर अपन बात करते हैं तो सिंगल स्टोर है, रिटेल सेक्टर है, तो वो 51% था, अभी उसको बढ़ाकर 100% यहाँ पर करने की बात करी जा रही है। बैंकिंग में 49% था, उसको उठाकर यहाँ पर अभी जो है इंक्रीज़ किया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पर अल्टीमेटली जान ली। तो अलग-अलग सेक्टर में किस तरीके से काम करता है, वो हमको पता होना चाहिए। रूट 2 होते हैं, एक ऑटोमेटिक रूट होता है, डायरेक्ट होता है, ठीक है? एक होता है गवर्नमेंट रूट। 74% से ज़्यादा जिसमें भी होगा वहाँ पे गवर्नमेंट रूट होता है। खास करके जो बहुत एसेंशियल एरियाज़ होते हैं, लाइक डिफेंस हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, ठीक है? ठीक है? उस जगह पे गवर्नमेंट यहाँ पे स्क्रूटनी करती है, तब यहाँ पर आता है, ऐसे नहीं आता, ठीक है? डिफेंस, इंश्योरेंस, टेलीकॉम, यहाँ पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है? रिटेल सिंगल ब्रांड, रिटेल मल्टीपल ब्रांड, एविएशन सेक्टर, बैंकिंग, फार्मास्यूटिकल, तो ये सारा डिटेल आपके सामने यहाँ पर दिया है, विद इसको रोक के समझ के पढ़ सकते हैं कि 2014 में कितना था, 2025 में ठीक है, कितना कर दिया गया है गवर्नमेंट ने यहाँ पर एफडीआई को कितना ज़्यादा इंक्रीज़ किया है, ये सारी बातें यहाँ पर हम लोग जान रहे हैं, ठीक है? कब से कब तक कितना इंक्रीज़ आपको देखने में लो एफडीआई कैप थी क्योंकि मोस्टली बहुत गवर्नमेंट रूट हुआ करते थे, गवर्नमेंट से ही परमिशन होता था, लाइसेंस राज हुआ करता था ज़्यादातर। अब गवर्नमेंट यहाँ पर क्या कर रही है अल्टीमेटली प्राइवेटाइजेशन कर रही है, ग्लोबलाइजेशन कर रही है, लिबरलाइजेशन कर रही है, ठीक है? एलपीजी मॉडल अल्टीमेटली तो मनमोहन सिंह सर लेके आए थे, लेकिन गवर्नमेंट उसपे भी ज़्यादा फोकस कर रही है, ठीक है? गवर्नमेंट यहाँ पे ये कह रही है कि भई देखो, गवर्नमेंट के पास अभी उतना पैसा नहीं है कि वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे और चीज़ों को इंक्रीज़ करे, लेकिन इसका एक रेपरकशन आपको देखने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट जॉब्स कम हो रही हैं, ठीक है? हेलो एवरीवन, ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज आगे का करंट अफेयर आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा।